हेलो एवरीवन। आज 23 दिसंबर है और आज का जो पहला करंट अफेयर का टॉपिक है वो है गोवर्धन स्कीम। अब गोवर्धन स्कीम एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो कि एनवायरनमेंट को, एनर्जी को और रूरल इकोनॉमी को, वेस्ट मैनेजमेंट को सब कुछ कनेक्ट कर देती है। किसको किसको? एनवायरनमेंट, एनर्जी, रूरल इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको कनेक्ट करती है। सबसे पहले गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये स्कीम कैटल डंग, ऑर्गेनिक वेस्ट और एग्री रेजिड्यू को बायोगैस या कंप्रेस्ड बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करती है। ये इसका मेन फोकस है, मतलब वेस्ट टू वेल्थ, इसको वेस्ट से वेल्थ बनाना है। ये इसका मेन फोकस है और इस तरीके से ये सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करेगी। ये मेनली तो लॉन्च हुई थी 2018 में, पर 2021 में इसको रिलॉन्च किया गया था और एक्सपेंड किया गया था एज अ नेशनल मिशन। जब 2018 में आई थी तो ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है। मतलब ये सिर्फ सैनिटेशन की स्कीम नहीं है। अगर इसमें ऐसा देख के लग रहा है कि स्वच्छ भारत के अंदर आई तो सिर्फ सैनिटेशन की स्कीम है, नहीं। ये एनर्जी प्लस इकोनॉमी प्लस एनवायरमेंट तीनों को कवर करती है। ये याद रखने वाला है कि क्लीन विलेजेस का मतलब है साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन से क्या होगा? बायोगैस और सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी और एडिशनल इनकम मिलेगी फार्मर्स को और एसएचजीज को। रिड्यूस करेगा क्या? मेथेन एमिशन को रिड्यूस करेगा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। गोवर्धन सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करता है। किस तरीके से? ऑर्गेनिक वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके। अब क्वेश्चन आता है कि बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों सेम है? तो जो बायोगैस होता है इसको लोकली इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पर जो कंप्रेस्ड बायोगैस होता है ये क्या होता है? ये क्लीनर फॉर्म होता है, ठीक है। किसका क्लीनर फॉर्म होता है? बायोगैस का। प्योरीफाइड बायोगैस को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड बायोगैस। और ये सीएनजी की जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सीबीजी होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट में और इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। हम्म फिर अब इसको, मतलब इसमें मेन चीजें, जो कुछ चीजें मैंने बताई, जो फैक्ट्स थे जो याद रखने वाले थे, वो मैंने आपको इसमें सब बता दिए हैं। बाकी और इसमें इतना ही था, अभी तो इतना ही है। और फ्यूचर में कोई अगर डेवलपमेंट होती है इससे रिलेटेड तो फिर उसको अपडेट कर दिया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट चीज है हमारी वो है डोपिंग से रिलेटेड। अब डोपिंग क्या होती है? डोपिंग, जैसे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को या अपने अटेंशन को बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। वो केमिकल्स एक्चुअली में प्रोहिबिटेड होते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी एक्टिविटी किसी केमिकल से बढ़ा रहे हैं तो आप एक तरीके से चीट कर रहे हैं। फिर वो फेयर कंपटीशन नहीं रह जाता है। तो इन्हीं केमिकल्स का यूज, जिससे एथलीट्स अपनी एक्टिविटी बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और ये कई तरीके से होती है। जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का अगर किसी ने इस्तेमाल किया उससे क्या होगी? मसल ग्रोथ होगी। स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल किया उससे क्या होगी? अलर्टनेस और एंड्योरेंस बढ़ेगी। जैसे टेनिस के गेम में एथलीट्स जो रनिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा, उन्हें एज मिल जाएगा। फिर हार्मोन से क्या होगा? आरबीसी काउंट और स्टेमिना को बढ़ा देगा। कोई स्टेमिना वाला गेम है अगर तो उसमें इसमें उसको एज मिल जाएगा। डायूरेटिक्स और मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं? अगर किसी ने कोई डोप पहले से ही ले रखा है, कोई केमिकल पहले से ही ले रखा है, तो वो टेस्ट में ना आए इसके लिए एक और केमिकल लेते हैं जिसको डायूरेटिक्स या मास्किंग एजेंट कहते हैं, जिससे वो बाकी जो इस्तेमाल हुआ है केमिकल उसके इस्तेमाल को हाइड कर देता है। फिर अब इसे रेगुलेट कौन करता है? इसे रेगुलेट करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, WADA, वाडा जिसे कहते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये पूरे वर्ल्ड में एंटी डोपिंग रूल्स को क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है और एनफोर्स करती है और मॉनिटर भी करती है। इंडिया में यही वाला काम कौन करता है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये वाडा के कोड को इम्प्लीमेंट करती है, टेस्टिंग कराती है और सैंक्शंस लगाती है अगर कोई एथलीट ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो। फिर अभी रिसेंट में वाडा की रिपोर्ट आई थी, 2024 की रिपोर्ट। इसमें बोला गया था कि जो इंडिया है, इंडिया के जो एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोपिंग वायलेशन करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं। और ये 3 साल से कंजिक्यूटिव इंडिया इस लिस्ट को टॉप कर रहा है। सबसे ज्यादा डोपिंग वायलेशन की लिस्ट को इंडिया टॉप कर रहा है। और ये डोपिंग वायलेशन कौन से प्लेयर्स करते हैं?
जो एथलेटिक्स में है, जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या जो रेसलिंग कर रहे हैं, वो लोग ज्यादातर इस चीज को करते हैं। फिर जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले अगर इसकी पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ, डेली पीडीएफ भी और मंथली पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे जाती है। उसका लिंक कहाँ पे है? सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, उसका लिंक दिया हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो वो देख के लग रहा है कि ये टेरेस्ट्रियल बर्ड है और ग्रासलैंड और सेमी एरिड इकोसिस्टम्स में ये रहती है। कॉमन नेम इसको गिब्बी के नाम से बुलाते हैं। और वेटलैंड की नहीं है, ये कहाँ पे रहती है? सेमी एरिड इकोसिस्टम में रहती है, जैसे राजस्थान गुजरात जैसे एरियाज में ये पाई जाती है जहाँ पे सेमी एरिड इकोसिस्टम है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, इन सारे एरियाज में ये मिलती है। लेकिन जो इसकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इस टाइम कहाँ पे है? राजस्थान में ही, राजस्थान के थार डेजर्ट में मिलती है। ये ड्राई ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रब लैंड्स या सेमी एरिड प्लेन्स को प्रेफर करती है। फिर ग्रासलैंड जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा थ्रेटेन इकोसिस्टम है, तो उस हिसाब से जो गिब्बी है ये भी इंडिया में बहुत ही ज्यादा थ्रेटेंड है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एक्चुअली। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में आती है। फिर साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है। फिर लेस देन 150 इंडिविजुअल्स इसके बचे हुए हैं ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली सिर्फ 150 बचे हुए हैं। फिर अब इसे दिक्कत क्या है? इसे दिक्कत है पावर ट्रांसमिशन लाइंस से। जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जिससे पावर इधर उधर जाती है, उससे इन्हें कोलिजन होता है और इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है इनका। हैबिटेट लॉस हो रहा है एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इनके रिप्रोडक्शन रेट इनका बहुत ज़्यादा कम है। प्रिडेशन ऑफ एग्स, इनके एग्स को दूसरे जानवर या इंसान कभी कभी वेस्ट कर देते हैं या खा लेते हैं। हाई एडल्ट मोर्टेलिटी है और लो ब्रीडिंग है, जिसकी वजह से रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। अब रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरग्राउंडिंग ऑफ पावर लाइंस के लिए एक रूल दिया था कि पावर लाइंस को अगर गवर्नमेंट अंडरग्राउंड कर दे, खासकर इनके एरियाज को प्रायोरिटी दे अगर करने के लिए, तो इससे इनको बचाया जा सकता है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के भी अंदर इनको ऐड किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड के अंदर में आती है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था राजस्थान और गुजरात में इनका, जो इनके कंजर्वेशन और ब्रीडिंग पे फोकस करता है। फिर अब दूसरी चीज है कि ये स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड कहाँ की होगी? ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। तो ये था इससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीएसआर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये उन कंपनीज को करना होता है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा की है, या जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का है, या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा का है। उन कंपनीज को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वो कुछ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वो होती है एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज, वो उसका जो एवरेज आएगा उसका 2% उन्हें क्या करना है? इन्वेस्ट करना है सीएसआर में। फिर अब ये मैंडेटरी है या नहीं? हाँ, तो ये मैंडेटरी है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अंदर इसे मैंडेटरी प्रोविजन बोला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीएसआर है, उसको कंपनीज को ये नहीं देखना चाहिए कि सीएसआर कंपनीज एक चैरिटी के हिसाब से कर रही हैं। ये चैरिटी नहीं है, ये कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो जो कंपनीज हैं उनको सीएसआर में, इकोसिस्टम रीडेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। एनवायरनमेंट का जो नुकसान हुआ कंपनीज ने किया है, उसे वापस से सुधारने में भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सीएसआर को लेकर के बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सीएसआर के फंडिंग का इस्तेमाल करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रिजर्वेशन भी करने पे के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। फिर जो अगला टॉपिक है वो है पल्सार से रिलेटेड। अब पल्सार्स क्या होते हैं? ये स्पेस का टॉपिक है, करंट अफेयर भी है इसमें और स्टैटिक साइंस भी है। तीनों चीज को कंबाइन करके ये बताया गया है। तो अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक लेमन शेप्ड प्लेनेट डिस्कवर किया है, जो एक पल्सार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आ गया था। तो अगर हम देखें तो सिंपल लैंग्वेज में पल्सार्स क्या होते हैं? ये रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। ये रोटेटिंग है, ये बहुत तेज से रोटेट कर रहे होते हैं। ये अपनी मैग्नेटिक पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं।
पहला तो ये रोटेट कर रहे हैं, फिर दूसरा जो इनका पोल है उससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करते हैं, एमिट करते हैं। मोस्टली ये रेडिएशन क्या होती है, रेडियो वेव्स के फॉर्म में होती है। ठीक, रेडियो वेव्स के फॉर्म में ये इनकी जो क्या क्या रेडिएशंस होती हैं वो होती है। जब ये रेडिएशन अर्थ की डायरेक्शन में आती हैं तो हमें रेगुलर पल्सर्स तब पल्सेस दिखाई देते हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, पल्सार्स पड़ा है। पल्सेटिंग रेडियो सोर्स इसका फुल फॉर्म है एक तरीके से। पल्सार्स स्टार्स नहीं होते हैं बल्कि न्यूट्रॉन स्टार होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जब मैसिव स्टार अपनी न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट कर लेता है तो होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। फिर जो बचा हुआ डेंस कोर बन जाता है वो बन जाता है क्या, न्यूट्रॉन स्टार। अगर ये न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से रोटेट करने लगे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने लगे, एक्सपेल करने लगे, तो फिर ये बन जाएगा पल्सार। न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि एक टी स्पून, एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार ले आए तो माउंटेन के वेट के बराबर हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कि इसकी जो रोटेशन स्पीड होती है वो 100 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में बहुत 100 टाइम्स ये रोटेट कर जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इसकी जो है वो अर्थ से ट्रिलियंस टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मगर ये ब्लैक होल नहीं होता क्योंकि ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर ये ब्लैक होल से डिफरेंट होता है। फिर रेडिएशन टाइप, ये कैसी रेडिएशन निकालता है, ये रेडियो वेव्स को निकालता है और कभी कभी एक्सरे और गामा रेज को भी निकालता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ये सिर्फ रेडियो वेव्स एमिट कर सकता है तो वो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सरेज और गामा रेज को भी एमिट करता है। पल्सार्स की रोटेशन एक्सट्रीमली स्टेबल होती है, अनस्टेबल रोटेशन नहीं होती, इसकी इसी वजह से इन्हें नेचुरल कॉस्मिक क्लॉक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी रोटेशन इतनी ज्यादा नेचुरल है कि इसके हिसाब से हम प्रिसाइज टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक बिजार लेमन शेप प्लैनेट डिस्कवर किया जो कि पल्सार के अराउंड रोटेट कर रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है एंटी वेनम से रिलेटेड। अब एंटी वेनम के बारे में आपको शायद नाम से लग रहा है कि एंटी वेनम, अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी वेनम वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। फिर एंटी वेनम वैक्सीन्स बनती कहती कैसे हैं, जो सांप का जहर है वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट में किसको दिया जाता है, हॉर्सेस को दिया जाता है। फिर उसके बॉडी में क्या एंटीबॉडीज बनती है, फिर उन एंटीबॉडीज को निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके एक वैक्सीन का फॉर्म दे देते हैं जो एंटी वेनम वैक्सीन बन जाती है। इसे फिर उन लोगों को लगाया जाता है जो जिन्हें सांप ने काटा हुआ है। इंडिया को स्नेक बाइट कैपिटल भी कहते हैं। स्नेक बाइट एनवेनोमिंग क्या है, ये पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जिससे क्या किससे होती है, स्नेक बाइट से ही होगी। फिर स्नेक बाइट्स मतलब जो स्नेक के पॉइजन है वो कितने टाइप के होते हैं। फिर पहला है हेमोटॉक्सिन, जो क्या करता है ब्लड सेल्स को और ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है ब्लड सेल्स को, और ब्लड क्लॉटिंग को डिसरप्ट कर देता है। न्यूरोटॉक्सिन क्या है, ये नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है और इससे पैरालिसिस होती है। साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन क्या होता है, जिस जगह पे सांप ने काटा है वहां के टिश्यूज डिसॉल्व होने लगते हैं। इन्हें एनटीडी बोला गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। एनटीडी मतलब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। फर्स्ट एंटी वेनम जो बना था वो बनाया था एल्बर्ट कैलमेट ने, जो कि एक फ्रेंच है, इसी प्रोसेस से बनाया था, हॉर्सेस की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करवा करके बनाया था। अब इंडिया में जो बिग फोर इंडिया के कहा जाता है वो इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर को कहा जाता है। इन्हीं के वेनम से इंडिया में जो एंटीबॉडी बन रही है, एंटी वेनम वैक्सीन बन रही है, वो इन्हीं चार स्नेक्स का वेनम यूज करती है। फिर ये इंडियन कोबरा है, ये कॉमन क्रेट है और ये रसल्स वाइपर है, ये सॉ स्केल्ड वाइपर है। फिर एक चीज है इरुला ट्राइब से रिलेटेड, जो कि तमिलनाडु की एक ट्राइब है, जो कि एक्सपर्ट माना जाता है इन लोगों को एंटी वेनम मेकिंग में, इन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन थी किससे रिलेटेड, एंटी वेनम से रिलेटेड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडहॉक जजेस। अब सिंपल लैंग्वेज में ये क्या होता है, तो एडहॉक जजेस वो जजेस होते हैं जो टेम्परेरली हाई कोर्ट में अपॉइंट किए जाते हैं जब पेंडिंग केसेस ज्यादा हो जाते हैं और रेगुलर जजेस सफिशिएंट नहीं होते हैं उनको सुनने के लिए। मतलब ये परमानेंट जज का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होती है सिर्फ। फिर एडहॉक जजेस का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 224A में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये आर्टिकल क्या बोलता है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को वापस हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एज एन एडहॉक जज। वो जज से कंसेंट लेगा, जिसे अपॉइंट कर रहा है उससे पूछेगा, जबरदस्ती अपॉइंटमेंट नहीं होगा। फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ये ध्यान रखना है, गवर्नर नहीं करता है। एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आफ्टर कंसल्टेशन फ्रॉम, अगर प्रेसिडेंट किसी को एडहॉक जज बना रहा है हाई कोर्ट में, तो दो लोग से पूछेगा। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा, दूसरा जो हाई कोर्ट बना रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेगा। फिर उस आदमी को क्या कर देगा? एडहॉक जज अपॉइंट कर देगा। एडहॉक जज के पास सेम पावर्स होती हैं, सेम ज्यूरिसडिक्शन होता है, और एज अ सिटिंग हाई कोर्ट जज, जैसा 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 हाई कोर्ट जज होता है वैसा ही पावर्स इसके पास भी होती हैं। परमानेंट जज जज नहीं होता ये ध्यान रखना है। इंडिया में ह्यूज पेंडेंसी है केसेस की। कई हाई कोर्ट्स में जज की भी वैकेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को सजेस्ट किया कि आर्टिकल 224A का इस्तेमाल इफेक्टिवली करें, और जिस तरीके से पेंडेंसी केसेस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें थी किससे रिलेटेड? एडहॉक जजेस से रिलेटेड। फिर ये प्रोसेस दिया है, पर इस प्रोसेस में इतना वो नहीं है, क्योंकि जो यूपीएससी पूछेगा वो बेसिक फैक्ट्स ही पूछेगा कि अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है या गवर्नर करता है। फिर ये परमानेंट जज को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनकी पावर सिमिलर होती है या नहीं होती है, इन सब टाइप की चीजें ही पूछेगा। तो ये था एडहॉक जजेस के रिलेटेड। फिर आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।